दोस्तों, अब तक आपने कहानी के पिछले भाग में जाना कि कैसे पिताजी अपनी गाड़ी सहित हमारी आंखों से ओझल हो गए और बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिले। तब हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। अब आगे। कॉल पुलिस चौकी से थी। उन्होंने कहा कि आप लोग तुरंत पुलिस चौकी आ जाइए और कॉल कट गई। हम लोग पुलिस चौकी गए। वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि आपके पिताजी मिल गए हैं। इस समय वो हॉस्पिटल में हैं। अब हम पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि पिताजी और रमेश दोनों बेहोश थे। हमने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पता किया कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया है। तब उन्होंने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा कि वह इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। अब पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब उसने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर है। वह जब कल हाईवे से गुजर रहा था तब इन दोनों को बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा। चारों तरफ काफ़ी दूर तक देखा पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तब वह बोला, मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और फिर इनकी हालत देखते हुए मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया तथा इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके यहाँ का पता बता दिया। हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या वहाँ इनकी गाड़ी नहीं थी? तब वो बोले, वहाँ तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तब पुलिस ने प्रथम दृष्टि में इसे लूटपाट का केस मानकर दर्ज कर लिया, परंतु फिर भी हम लोग दोनों के होश में आने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि असल में उनके साथ कल रात क्या हुआ था ये तो वही बता सकते थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, इन्हें होश आए तो इन्फॉर्म कर देना। डॉक्टर ने कहा, यस इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर साहब के जाने के करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद पहले रमेश को होश आया और उसके थोड़ी देर बाद पिताजी को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टर ने अभी किसी को भी ज़्यादा बात करने को मना किया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। वो उन दोनों का बयान दर्ज करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशेंट अभी सदमे में है, इसलिए ज़्यादा देर पूछताछ ना की जाए। इंस्पेक्टर साहब ने उन दोनों को देखा और वे डॉक्टर की बात से सहमत हो गए। फिर उन्होंने हमसे कहा, आप हमें खबर कर देना जब भी ये बयान देने की कंडीशन में हो। हमने कहा, ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा, आपकी गाड़ी की तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बताया जाएगा। हमने कहा, थैंक यू सर, और वे वहाँ से चले गए। शाम को हम छुट्टी करवाकर उन दोनों को घर ले आए। रमेश की पत्नी को भी खबर कर दी। वो गांव से आ गई थी और रमेश जिस सर्वेंट क्वार्टर में रहता था वहीं रहकर उसकी देखभाल करने लगी। 3-4 दिन में ही दोनों काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए थे। तब हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बुला लिया। जब वो आए तो पिताजी बाहर लॉन में बैठे थे। रमेश भी वहीं था। आकर इंस्पेक्टर ने पिताजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और जब वो निश्चिंत हो गए कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, तब उन्होंने रमेश को भी पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर उस रात उनके साथ क्या हुआ था पूछने लगे। उन्होंने रमेश की तरफ देखा तो रमेश ने कहा, करीब 8 बजे का समय रहा होगा जब मैंने गाड़ी को टर्न किया ही था कि आगे रोड पर न जाने कहाँ से इतना धुआं आ गया जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाबूजी से कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर रुक कर देखते हैं। पर बाबूजी ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, रास्ता सुनसान है, तुम ऐसा करो, स्पीड थोड़ा कम करके रोड के लेफ़्ट साइड गाड़ी चलाओ और हॉर्न भी बजाते रहो, जिससे कोई और गाड़ी हो तो उसे पता चल जाए। मैंने वैसा ही किया और उस धुएं में गाड़ी बढ़ा दी। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि धुआं अचानक गायब हो गया और सामने हमें 2 लोग खड़े नज़र आ रहे थे। फिर मैंने गाड़ी को साइड करके निकाला तो देखा वो 2 बूढ़े लोग थे। उनमें एक महिला और एक पुरुष था। वो दोनों हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जैसे ही बाबूजी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, वो बोले, अरे रामेश्वर, तुम यहाँ कैसे? उन्होंने गाड़ी रुकवाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गए। अब मैंने अचानक बाबूजी की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा। बाबूजी समझ गए और बताने लगे, अरे ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, बहुत समय हुए इससे मिले, जब गांव छोड़ा था तब से कुछ खैर खबर ही नहीं थी। आज यहाँ अचानक ऐसे मुलाकात होगी सोचा ना था, पर चलो अच्छा हुआ। और वो उनका हालचाल पूछने लगे। तब उनके मित्र ने सब हाल बताया और कहा वो गांव से ही लौट रहे हैं। यहाँ बस से उतरकर उन्होंने ऑटो और टैक्सी का इंतज़ार किया पर कोई भी वाहन उन्हें नहीं मिला। तब पिताजी ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया
और उनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता ही है। तब मैंने बाबूजी से कहा कि भैया को बता देते हैं कि हम इन्हें छोड़कर समारोह वाली जगह पर पहुँचेंगे। बाबूजी के हाँ करने पर मैंने फ़ोन मिलाया पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। तब बाबूजी ने अपने मित्र से उनके घर का पता पूछा और उनके बताने पर बाबूजी बोले फ़ोन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इनका घर रास्ते में ही पड़ेगा तो हम छोड़ते हुए पहुंच जाएंगे। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम 20-22 मिनट के बाद शहर की गलियों से गुजरते हुए उनके बताए हुए पते पर पहुंच गए। वहाँ सामने एक मकान की तरफ इशारा करते हुए वो बोले कि यही हमारा घर है और धन्यवाद करते हुए वे दोनों उतरकर अपने घर की तरफ तेज़ी से चल दिए। पर वो अपनी छड़ी गाड़ी में ही भूल गए। मैं उन्हें छड़ी देने उनके घर की ओर बढ़ा तो बाबूजी बोले जल्दी आना। इसके बाद मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो देखा दरवाज़ा खुला है। ये देखकर मैं अंदर जाकर आवाज़ लगाने लगा पर कोई जवाब नहीं आया। मैं छड़ी रखकर लौटने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने की दीवार पर पड़ गई। उस दीवार पर उन दोनों बुजुर्ग दंपति की फ़ोटो टंगी हुई थी जिस पर हार लटके हुए थे। मैं सहम गया पर हिम्मत करके घर के बाकी हिस्सों में उन्हें ढूंढने लगा पर मुझे कोई नहीं मिला। फिर मेरी नज़र घर के पीछे आंगन की तरफ पड़ी। वो दोनों मुझे वहीं दिखाई दिए। मैंने उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और फिर वैसा ही धुआं न जाने कहाँ से आ गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो धुआं छट चुका था पर अब वहाँ कोई नहीं था। अब मैं बहुत डर चुका था। मैं वहाँ से भागकर दरवाजे के पास पहुँचा पर दरवाज़ा बंद था। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। अब तक कमरा फिर से वही धुएं से भर गया और मैं घबरा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में खुद को पाया। तभी पिताजी बोले जब ये छड़ी लेकर काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो मकान की तरफ बढ़ा जिधर ये लोग गए थे। मैं वहाँ पहुँचा तो सामने सोफे पर रामेश्वर बैठा था। मैंने उससे रमेश के बारे में पूछा पर उसने कुछ जवाब ना दिया। पर जैसे ही मेरी नज़र सामने टंगी हुई फ़ोटो पर पड़ी उसे देखकर जैसे मैंने मुड़ के रामेश्वर की तरफ देखा पर मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबराया और फिर मेरी नज़र गेट के पीछे बेहोश पड़े रमेश पर पड़ी। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि कल हम उसी जगह पर चलेंगे, देखेंगे वहाँ क्या हुआ था। दूसरा दिन पुलिस चौकी से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी मिल गई है, वो किसी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी है, आप इस पते पर पहुंच जाना, हम आपको वहीं मिलेंगे। तब रमेश बोला भैया क्या मैं गाड़ी ले चलूं? ये बोले ठीक है। हम बताए हुए पते पर जैसे ही पहुंचे रमेश अचानक चौंक गया और वो इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढने लगा। तब तक इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके थे। उन्होंने रमेश से पूछा कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? रमेश ने कहा कि ये वही जगह है पर वह घर कहीं नहीं दिख रहा। तब इंस्पेक्टर साहब ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के घर की आप बात कर रहे हैं वो तो काफ़ी समय पहले यहाँ था, अब उसकी जगह पर ही ये अपार्टमेंट बन गया है। अब हम सभी घर पहुँचे और पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले वो मेरे बचपन का सबसे अच्छा मित्र था, मैं ही कई बार चाहकर भी उससे नहीं मिल पाया था, जबकि शहर आते समय हमने एक दूसरे से मिलते रहने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा निभाया पर मैं भूल गया। ऐसा कहते वक्त पिताजी का गला भर आया था। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।